सो हे गाइस, वेलकम टू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मास्टरगंज कॉम्पिटिशन्स। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के लड़ाई के बीच में थोड़ी सी पढ़ाई की बात हो जाए। ठीक है, देखिए लड़ाई तो चलती ही रहेगी। ये नहीं कि आपके एग्ज़ाम तक ये लड़ाई चलती रहेगी और आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, बहुत टाइम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लड़ाई जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इंडिया के सामने, उसके समक्ष पाकिस्तान की कोई औकात नहीं। ठीक है, भूखे नंगे देश लोग ज़्यादा देर तक नहीं लड़ सकते हैं। वो कुछ ना कुछ अपना कर लेंगे, गुड़ागड़ित करके, झूठा मोटा अपना करके कर लेंगे। और अगर लड़ाई इतनी लंबी चलती भी है तो भाई दोनों देशों के लिए, चाहे कोई भी बहुत बड़ा देश रहे, महाशक्ति रहे, तब पर भी वो नुकसानदायक ही होता है। युद्ध किसी भी देश को हमेशा दो चार कदम पीछे ही लेके जाता है। ठीक है, संसाधन, अपार जनशक्ति, धन और सैन्य शक्तियों का बहुत बहुत ही बुरा इस्तेमाल होता है। ठीक है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। बहरहाल, जो भी है, जैसा भी है, अभी हम फिलहाल लड़ाई की तरफ चलते हैं, सॉरी, पढ़ाई की तरफ चलते हैं। लड़ाई तो चल ही रही है, बीच बीच में हम लोग देखते रहेंगे, अपडेट देते रहिएगा। जो भी हैं बंदे हैं, सखा हैं, वो सब चीज़ को देखते रहें। तो हम चलते हैं, क्या चलते हैं, हाँ, रेजर से पहले इसको रेज करें। हाँ, हिंदी को देख रहे हैं हम। किसके लिए? उन सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी हो, जिसमें जूनियर असिस्टेंट, और शायद क्या पेट जो 2025 है, उसमें से जितने भी सेक्शन हैं हिंदी के वो भी दिख जाएंगे। उसके साथ साथ एक और भी आई थी पोस्ट स्टेनो का, स्टेनो 1 2022 के पेट वाले पे, और स्टेनो 2 2023 के पेट वाले पे, और साथ साथ जूनियर स्टेंट भी इसी तरह से 22-23 चलता रहेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जी हाँ, हम शुरू करते हैं। हिंदी हिंदी हाँ, ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। ठीक है, आप इसको देखते रहेंगे, चीज़ें समझ में आती रहेंगी। आप बस इसको देखते जाइए, इसके बाद हिंदी को और हम टॉपिक टू टॉपिक करते जाएंगे। अभी हम पीवाईक्यू को अच्छे से कर रहे हैं, विधिवत पीवाईक्यू को कर रहे हैं। ठीक है, जितना आज तक हुआ है, अभी हाल फिलहाल में करीब 4-5 सालों का जो एग्ज़ाम हुआ है 2019 तक का, सबका निपटा देंगे, ताकि आने वाले वक्त में जब भी आपको इस टाइप का एग्ज़ाम देखने को मिले, आप फटाफट तुरंत ही टैकल कर लें और धड़ाम से आंसर दे दें। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं, जूम इन करके चलते हैं। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ स्वर हैं? किस समूह में सभी स्वर्ग जो है दीर्घ स्वर हैं? ठीक है, ये वाला, ये वाला, या ये वाला, ऐसे पढ़े, बड़ी ई, ए ओ औ। ठीक है, री, री, आ, ई, ऊ। ठीक है, आ, ऊ, औ, ए। ठीक है, आ, ई, ऊ, री, सभी दीर्घ स्वर क्या है? इसमें साफ साफ रूस्टर जो है, जो लंबा खींच रहे हैं, ई, ए है, ये ए ओ औ। ठीक है, दिए गए समूह में ई, ए ओ औ में सभी स्वर्ग दीर्घ स्वर हैं के अंतर्गत आते हैं, तो विकल्प एक सही है। ठीक है, आप इसको देखते जाइए, नोटिस करते जाइए, चीज़ों को नोटिस करते जाइए, ज़्यादा घबराइए नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बताते हैं आपको। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? मूर्धा, मूर्धा। ठीक है, मूर्धा, धा, मूर्धा। ठीक है, मैं सही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो बताइए कौन सा है? आप थोड़ा सा देखें इसको। कुछ बच्चों का ये था, कमेंट था कि सर तुरंत आंसर ना दिखाएं, ताकि हम लोग भी कुछ कर सकें। तो ठीक है, चलिए करते रहते हैं, इस तरह से देखेंगे प्रश्न को। हाँ, तो पहला प्रश्न है श, ह, च, छ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है श, री, ट, ठ। ठीक, इसी तरह से स, त, थ, द, ए, क, ख, ग। बताएं। मूर्धा, जो मूर्धन, मूर्धम, मूर्धम, मूर्धा, मूर्धा। अब क्यों है, कैसे? आप अगर हिंदी अच्छे से जानते हैं तो आपको समझ में आएगी। देखिए, जब आप जुबान को खूब तरह से टेढ़ मटोड़ के पेश करते हैं, और जैसे श, री, ट, ठ, जीभ को पूरी तरह से तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे हैं ना, मूर्धा, वही है। ठीक है, उसी को कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। हमारा ये है बी आंसर। ठीक है, दिए गए समूहों के वर्णों का उच्चारण स्थान इस प्रकार है। वर्ण हो गया, उच्चारण स्थान मूर्धा किसे बोलते हैं और ये क्या बोलते हैं, ये भी देख लेते हैं। जैसे श, भाषा, जैसे इसे लिखते हैं ना, भाषा।
ठीक है, भाषा। मैं सही पढ़ रहा हूँ, आप लोग पता नहीं कैसा पढ़े, मुझे नहीं पता। भाषा नहीं है, ठीक है। अदर चैनल पे और लोगों भाषा, नॉर्थ इंडियन इसमें भाषा 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 नहीं है ये, भाषा भाषा भाषा, ठीक है। फटफुरुआ पेट फाटने वाला ये श को ऐसे ही किया जाता है प्रोनाउंसिएशन। मैं सही कर रहा हूँ, आप लोग देखिए। ऋषि ऋषि री और ट ठ, ठीक है, मूर्धा से आता है। ये शलजम वाला श है, श। ये स है, ये अलग है, ये श है। स और श में अंतर है। तो क्या श है, ई है, च छ, ये तालु से आता है। उसके बाद ये स है, सिर्फ स है, स त थ द, दंत से आता है, द का इस्तेमाल किया जाता है। और अ क ख ग, कंठ से अंदर की तरफ से आता है। दैट्स इट। तो मुझे लगता है आप लोग समझ में आएंगे। मैं थोड़ा सा जानबूझ करके हिट कर करके आपको समझाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। इसी तरह से जब मैं हिस्टैनो भी पढ़ाता था तब भी बच्चों को इसी तरह से जोर जबरदस्ती के साथ साथ चीज़ों को करता था मैं। ठीक है, आइए देखते हैं, आपको अगले प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों और उनकी दोस्तनियों, मेरे भाइयों और बहनों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से क वर्ग का उच्चारण उच्चारण स्थान कौन सा है? क वर्ग जो होता है, क वर्ग जो होता है कौन से स्थान से होता है? दंत से, कंठ से और ओष्ठ से या तालु से? क ख ग घ, कंठ से होता है। कंठ बी से होगा मुझे लगता है, हाँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आइए देखते हैं, इसी बहाने आप लोग सीख भी लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आंसर में क्या दिया है? विकल्पों में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। स्पर्श स्पर्श व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा मूर्ध्रा मूर्धा मूर्धा, दंत, ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। अब आइए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंठ वाले क्या है? क ख ग घ ङ, क से बोले कंठ वाले हैं, ठीक है। तालु से देख ली, च छ ज झ य, ठीक है। मूर्धा मूर्धा क्या है? ट ठ ड ढ ण, सब सारे के सारे मूर्धा, जबान को लपेट के मुआ मुआ करके से कर रहे हैं, ठीक है। जुबान को ऐसे करके कर रहे हैं। ठीक। दंत का देख लीजिए, त थ द ध न, ओष्ठ, ओठों को मिला करके, दोनों होठों को, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स को दोनों को टच करने के बाद जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उस परिस्थिति को देखते हैं। प फ ब भ म, क्या बात है। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन क्या है? यरलव यरलव यरलव, ऊष्म व्यंजन जिसमें स श हो, श श स, तीनों अलग अलग है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो रोक करके फिर से देख लो बंधु। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा दिख गया क्वेश्चन, इस बार आंसर दिख ही गया, तो अब चलो मालिक इतना कर रहे हैं तो इतना कर ही लेते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? ऊ दीर्घ से लगी रहा है, ई ई आ, सीधी सीधी बात है, लंबा नहीं खींचा गया, वो तो हो ही गया, ठीक है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है जिनका वर्गीकरण इस प्रकार है। आइए अच्छे से देख लेते हैं। ह्रस्वर है, ह्रस्व 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 स्वर है, अ ई उ री। दीर्घ स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ। वेरी गुड। संयुक्त स्वर क्या है? ए ओ औ। दैट्स इट। अब इसका अगला क्या है? इसमें और भी तो होंगे, ठीक है, उतना ही था उसका आंसर। उसका आंसर क्या था? क्या था? अरे उसका आंसर सी वाला ऑप्शन था भाई, सी वाला ऑप्शन था, छोटी ई की मात्रा थी, ठीक है। हाँ हाँ, ये पांचवा आंसर, पांचवा क्वेश्चन है। इसका जो प्रश्न है ये है, श उच्चारण स्थान है, श श श श, ठीक है। श क्या है? दंत है, तालु है, कंठ क्या है? मूर्धा, मूर्धा जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। श का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है तथा श ऊष्म व्यंजन का भी उदाहरण है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, त वर्ग का उच्चारण स्थान जो है दंत, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। समझ में आएगा? ये था इसका। आगे चलते हैं। छठवां नंबर प्रश्न है। इस छठवां नंबर प्रश्न का जो ये बोलता है, यह र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? बताइए।
सोच के बताइए। य, र, ल, व। देखिए ये जब आप बोल रहे हैं, आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको अंतस्थ की ध्वनि, अंदर की ध्वनि आएगी, ना ज़्यादा दांत का इस्तेमाल हो रहा है ना ज़्यादा होठ का इस्तेमाल हो रहा है, अंदर से हवा आवाज़ आ रही है, ठीक है, हवा के साथ। तो य, र, ल, व। वेरी गुड। तो अंतस्थ ही होगा, अंतस्थ ही होना चाहिए, आई थिंक सो। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। वेरी गुड, ठीक है। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण हैं तथा ऊष्म वाले क्या, श, श है और श है, स है, ह है। त वर्ग दंत वाले हैं, त वर्ग है, उसके बाद ल, स है। तालव्य जो है, च वर्ग है, य है और श है। श श। दिनेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 7वां प्रश्न है, इसका है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ, अंतस्थ है भाई, अंदर से साउंड आना चाहिए। ल, प, ट, च। बताइए। सातवां, सातवां का है, ल जब हम बोलेंगे तो आपको कहीं ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा। ल, ल अंदर से आ रहा है तो अंतस्थ है, हो गया। अंतस्थ, अंतःकरण से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। य, र, ल, व। हो गया। अब आइए अगले प्रश्न की ओर उन्मुख करते हैं अपने आप को। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। कंठ तालव्य है, कंठ से निकलता है, बताइए। 8वां प्रश्न है, ऑप्शन है ई, आ, औ, ए। बताइए। एक ही बार में जो छोटा सा रूस्टर साउंड ए, तो डी वाला ऑप्शन सही लग रहा है। तो ये डी है। कंठ तालव्य में वे दो स्वर ध्वनियाँ आती हैं जिनका उच्चारण कंठ और तालु के सहयोग से होता है, जैसे ए, ए ए होता है। इसका जो मतलब होता है किसी भी लेटर पर एक मात्रा, ठीक है। लेकिन अगर इस पे ये लगा देते हैं तो किसी भी लेटर पर क्या होता है, दो मात्रा, ठीक है। नहीं समझ में। और इसका उच्चारण ए होता है, उसका ए होता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, 9वां नंबर का प्रश्न है। 9वें नंबर प्रश्न में है, अनुस्वार किसका कार्य करता है। बताइए। अनुस्वार किसका कार्य करता है। विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, पंचम वर्ण का और स्वर का। अनुस्वर की बात है, जैसे न न न नोस्ट्रियल, नौ से जो प्रोनाउंसिएट किया जाता है, क्या बात है, प्रोनाउंसिएट उच्चारित किया जाता है उच्चारण के साथ। तो बताइए। 9th नंबर का है, 9th नंबर का क्वेश्चन है, पंचम वर्ण का होना चाहिए। पंचम वर्ण, तो देख लेते हैं। पंचम वर्ण का है अनुस्वार, सी सही है। अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है, जैसे म का मेल क से भ तक के किसी भी व्यंजन वर्ण वर्ग से होने पर म उसी वर्ग के पंचमाक्षर अर्थात अनुस्वार में बदल जाता है। सम लिख करके पूर्ण संपूर्ण हो गया, परम लिख करके तू परंतु। पंचम वर्ण का ये कर रहा है, अनुस्वार लगा रहा है, बस, और कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आने वाले टाइम पे और भी अच्छे से देखेंगे, एलेबोरेट करके जब इसको देखेंगे तब आपको चीज़ों समझ में आ जाएंगी। तो ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या बोलते हैं। बताइए। उन्हें क्या बोलते हैं, पढ़िए ऑप्शंस क्या हैं। निर्नुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, मौखिक स्वर, लुंठित स्वर। बताइए 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 बताइए। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कहते हैं। निर्नुनासिक, अनुनासिक, ठीक है। लुंठित लग रहा है, ठीक है। लुंठित स्वर, हाँ लुंठित स्वर ही लग रहा है। चलिए देखते हैं। नहीं यार, लुंठित स्वर नहीं है, ये होगा, ये होगा। लुंठित तो अलग ही है हिसाब किताब इसका। ओके ओके, अनुनासिक होगा। नाक से हवा निकल रही है ना, अनुनासिक। देखिए देखिए, भावनाओं में मत बहिएगा, यही है हिंदी, यही है। हम लोग सोचते हैं कि हिंदी बहुत आसान है, हिंदी अपने घर की खेती हम जब भी चाहेंगे कर लेंगे, पर ये असल मूल बात यही है। हिंदी में मैक्सिमम लोग गलतियाँ कर देते हैं और वहीं नाचियार देते हैं। ठीक है, अनुनासिक की बात हो रही है, नाक से हवा निकलने की बात हो रही है, तो अनुनासिक ही होगा, ठीक है।
तो आइए एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाँ, अनुनासिक स्वर ही सही है, क्योंकि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अंग, आंग, ई, तो नाक से निकल रही है, हवा नाक से निकल रही है तो नाक से होगा। जैसे हिमेश रेशमिया जी बोलते हैं, ठीक है। आंशिक मान आया, ठीक है, चलिए ओके। निर्नासुक, निर्नासिक स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। अ आ ई ई, निर्नासुक नहीं है, अनुनासिक की बात है। निर मतलब मना कर रहा है नाक से, मुंह से निकल रही है, नाक से निकल रही है। लेकिन अनु मतलब आक, आ के साथ, न के साथ, चलो नौ नाक, नाक के साथ हवा निकालो, ऐसे करके हवा निकाल रही है नाक के साथ, नॉस्ट्रियल, ओके। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्या बना दिया। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है 11 नंबर का। 11 नंबर का प्रश्न है, क्या बात है। 11 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर, संयुक्त, संयुक्त, संयुक्त नहीं है। तो ए ओ और बड़ा ऊ है ऊ, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। ए ओ, बड़ा ऊ ही लग रहा है। देखते हैं सी, हाँ सही है। थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि इसमें, लेकिन फिर ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं जो इस प्रकार। देखिए प्रैक्टिकली हिंदी को तो आप समझ नहीं सकते, याद रखिए, प्रैक्टिकली हिंदी को आप नहीं कर सकते, ये हिंदी नहीं कर सकते। आपको इसको मतलब पूर्व जानकारी होनी चाहिए, पूर्व, पूर्व नॉलेज नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ पूर्व जानकारी, जानकारी आपको होना अनिवार्य है, तभी ये हो पाएगा। ह्रस्वर, ह्रस्वर क्या बोलते हैं, अ ई उ री, ठीक है। दीर्घ स्वर क्या बोलते हैं, आ ई ऊ। संयुक्त स्वर बोलते हैं ए ओ औ। तो हुआ ना, तो हो गया ना फैसला। 11, 11 नंबर प्रश्न का आंसर था बड़ाऊ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है। दंत्य नहीं है, दंत, द तो है दंत, यह नहीं लग रहा है, त ल त थ, ठीक है, यह नहीं लग रहा है मुझे। अब आप लोग बताइए, दंत नहीं है, दंत, दंत, दंत नहीं है, द दंत नहीं है, तो यह लग रहा है, हो तो गया, यह से होगा। क्या बात है। जिन वर्णों का उच्चारण दंत की सहायता से होता है उन्हें दंत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे द, त, थ, द, ध, न, ल, स, ठीक है। आंसर पढ़ के तुरंत ही बता देना, इट्स अ वेरी वेरी इजी मैनर, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको देख करके दिमाग, दिल दिमाग गुर्दा किडनी में बैठाने के बाद अगर आप करते हैं तो बेहतर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2000 सॉरी, हाँ 2025 में जो होने वाला उसी का है। 13 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी का प्रश्न है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। नहीं आएगा, 13 नंबर देखिए, कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, बताइए 13 नंबर, 13 नंबर बताइए। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, विवृत स्वर, विविध स्वर, बताइए। 13 नंबर प्रश्न है। अग्रस्वर होता है, पक्ष स्वर होता है, मध्य स्वर भी होता है, विविध स्वर थोड़ा सा इसमें चांस लग रहा है कि नहीं होगा, मैं ऐसे ही अंडब्बू मार दिया हूँ। अब आप लोग बताइए क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर डी, ठीक है। जीवा के उपस्थित, सॉरी, जीवा के स्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जैसे अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो विवृत स्वर के वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, आ, ठीक है, विवृत स्वर है। तो फिलहाल यहाँ पे ये नहीं था, बाकी था मुख द्वार के खुलने के आधार पर 4 प्रकार के स्वर होते हैं। विवृत स्वर, अर्धविवृत, अर्ध संवृत और संवृत। तो इतना ज़्यादा आगे पीछे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुंह जब खोल के
खुलता है तब पर भी कई सारे स्वर आते हैं, जैसे ये स्वर हो गया, विवृत स्वर हो गया, अर्ध विवृत स्वर हो गया, अर्ध संवृत स्वर हो गया और संवृत स्वर हो गया। लेकिन वहाँ पे उस क्वेश्चन में, उस प्रश्न में ऐसा नहीं था। ठीक है, नहीं आएगा का बात बोला है भैया, नहीं आएगा, तो ये तो आ रहा है तो गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर भी दिख गया। निम्नलिखित में से पार्थिक ध्वनि कौन सी है? पार्थिक, ण है, ल है, र है, च है, तो बताइए। बी, बी आंसर सही है इसका। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग वस्त्र का स्पर्श करती है तथा श्वास जिह्वा के दोनों पार्श्वों से निकलती है, उन्हें पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला की ल ध्वनि पार्श्विक व्यंजन है। वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर उन्मुख होते हैं। 14 नंबर हो गया है। अब 15 नंबर प्रश्न पर हम आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, ट वर्ग, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ट वर्ग बताइए। कंठ्य है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है, बताइए। ट ट ट ट ट कंठ्य है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है। ट वर्ग जो है ये मूर्धन्य ही होगा, मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य ही होगा ट वर्ग में। आइए चलते हैं एक्सप्लेनेशन में, देखते हैं। हाँ, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन्य ध्वनि है, जैसे ये वर्ग हो गया और उच्चारण स्थान हो गया। क वर्ग क्या है? क ख ग घ अंग, कंठ से आता है। च वर्ग क्या होता है? च छ ज झ इय, तालव्य से आता है। और ट वर्ग क्या होता है? त थ द ध न, दंत से आता है। और बाकी जो ट वर्ग क्या है? मूर्धन्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसर तो दिख ही गया हो। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? बताइए। दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में लंबा टाइम लगे उसी को बोलते हैं आ। यही तो हो गया। उ ओ ए, आ उ ऊ। ठीक, यही है दीर्घ स्वर, यही है। ऊ हर्ष स्वर है। ए है जो अ और ई को मिक्स करके बनाया है, जिसे बोलते हैं हम लोग संयुक्त स्वर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओ और ओ कैसे बना है? अ पर के ऊ बना दिया है तो संयुक्त स्वर ये बन गया ओ। ठीक है, क्या बनाया है भाई? अ प्लस ऊ को मिला दिया है तो संयुक्त स्वर हुआ। अब अगले प्रश्न की ओर उन्मुख होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 17 नंबर का। अरे अब निकाल ही दिए हो तो निकाल ही दो। 17 नंबर है। च छ ज झ इया का उच्चारण होता है। च छ ज झ इया के उच्चारण होता है तालु से। च च च च च च च च च। ठीक है, तालु से। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है उसे तालव्य बोलते हैं। जैसे ई स्वर हो गया, च छ ज झ इया य श व्यंजन। ये सब स्वर थे, ये इतने स्वर थे, ये इतने सारे व्यंजन हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न है। चलिए ठीक है, 18वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? बताइए। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? 18 नंबर प्रश्न है, आप लोग बताइए इसके बारे में। तो होता है महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। ठीक है, तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। बोलता है ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। महा मतलब ज्यादा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा समस्त उष्ण, उष्ण वर्ण महाप्राण ध्वनि के उदाहरण हैं, जैसे ख, घ, च, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, श, स, ह। क्या सबका उच्चारण मैंने बहुत अच्छे से किया, विधिवत किया। आप लोग भी सीखिए और करने की कोशिश कीजिए, कोशिश नहीं प्रयास कीजिए। कोशिश और प्रयास में क्या अंतर है? कोशिश उर्दू शब्द है, प्रयास
सपोर्ट करता है हिंदी। हाँ, 19 नंबर देखिए, उच्चारण की दृष्टि से संबल संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संबल 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 ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? ठीक है, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, द्वित द्वित्व ध्वनि। क्या बात है, द्वित्व, सही पढ़ा हूं, द्वित्व ध्वनि, ध्वनि ध्वनि ध्वनि। ठीक है। तो चलिए इसका देख लेते हैं। देखिए मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आंसर। क्या बात है, जिसका डाउट था वही हुआ। उच्चारण की दृष्टि से संबल संपृक्त ध्वनि का वर्गीकरण है। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। यहाँ स और ब ध्वनियों के मध्य म ध्वनि संयुक्त है। स और ध्वनि ब के ध्वनियों के मध्य म जो है संयुक्त ध्वनि है, संबल। ठीक है, संबल, क्या बात है, सही है, म ही तो संयुक्त ध्वनि है। अगले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्या है? हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में ह्रस्व ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वरों की कितनी संख्या है? चलिए बताइए। 11, 4, 7, 2 बतावें। 20 नंबर प्रश्न का तो 4 ध्वनियाँ हैं, संख्या है, 4 संख्या है। ठीक है, हिंदी भाषा ह्रस्व स्वरों की ध्वनि 4 संख्या है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। बी आंसर सही है इसका। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। व्याकरण में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। स्वरों के 2 भेद होते हैं, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर। वह स्वर जिनको सबसे कम समय में उच्चारित किया जाता है ह्रस्व स्वर बोलते हैं, जैसे अ, इ, उ, री। ठीक है, दीर्घ स्वर होते हैं वह स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, समझ गए? तो समझ जाइए। देखिए ये दीर्घ वाले हैं और ये ह्रस्व स्वर वाले हैं, ह्रस्व स्वर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ हाँ, तो 21वां नंबर हमारा प्रश्न है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह, वर्णमाला। वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला कहते हैं लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णमाला कहते हैं। सही तो है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिसमें 52 वर्ण होते हैं, 52, 452। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वां नंबर, प्रश्न संख्या 22 है। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? समावेश स्वर में नहीं किया जाता। ठीक है, साफ साफ पता चल रहा है। आ, ई, अंग, अह, री, उ, औंग, आंग। ठीक है, तो सब अंग, अह देख लीजिए कनिष्ठ भर्ती, ये आप लोगों का एग्जाम हुआ था उसी में दिया हुआ है। बी अंग, बी नंबर सही है। बोलते अंग, अह ऐसी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु इनका समावेश न तो स्वर में किया जाता है न ही व्यंजन में। अंग को अनुस्वार तथा अंग, अह को विसर्ग कहते हैं। ये इसको अनुस्वार बोलते हैं और इसको अंग जो अह है विसर्ग कहते हैं, तथा दोनों को संयुक्त अयोग वाह कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 23 नंबर है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? चलिए देखते हैं। आपको तो आ ही गया होगा, सबको समझ में आ ही गया होगा। इसका लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन भी दिया था हम लोगों ने, देखा था किस व्यंजन का उच्चारण तालव्य है। ग, छ, न, म।
बताइए। तालब तो तालब किसके साथ चल रहा है? झ है, झ झ झ झ झ, तालब झ। ठीक है, मंडी परिषद का एग्जाम हुआ था, उसके साथ ये दिया गया है। देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में से झ व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है तथा च वर्ग के सभी स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण तालव्य स्थान तालव्य है। अन्य व्यंजनों के उच्चारण स्थान निम्नमत है। व्यंजन है, उच्चारण स्थान है, व्यंजन है, उच्चारण स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क वर्ग जो है ए आ है विसर्ग है, कंठ से निकलते हैं। च वर्ग क्या है? ई य श तालु से है। ट वर्ग क्या है? री र श, ये श है। ठीक है, तो ट वर्ग क्या हो गया? री र और श मूर्धन्य। ठीक, त वर्ग क्या है? ल से दंत से निकलता है। ठीक, प वर्ग क्या है? उ ऊ ओष्ठ से निकल रहा है। ए कंठ तालव्य। ठीक है, ओ औ कंठो कंठोष्ट्य। क्या बात है, कंठ और ओठ से दोनों मिक्स करके लिखा। ओ आओ ओ आओ आओ ओ आओ आओ। ठीक है, कंठोष्ठ। आगे बढ़ते हैं। वह किससे है भैया? दंतोष्ठ है। दंत तो लगी रहे, शायद ओष्ठ से भी है। दंत से शायद और ओष्ठ, हाँ, दोनों दंतोष्ठ हो गए। आइए अब देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उन्हें क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उन्हें क्या बोलते हैं? बताइए आप ही। बताइए 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 बताइए। अभी पिछली बार पढ़े। उन्हें अयोगवाह बोलते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है, ये अंग था और अह, ये दोनों तो थे। ठीक है, अब चलते हैं, इसका वो देखते हैं, विवरण देखते हैं। 29। हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं, पीछे चले जाए। डी है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वर अंग और विसर्ग इतने में अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह का अर्थ है योग न होने पर भी जो साथ रहे, ये स्वर और व्यंजन दोनों में उपयोग होते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी काउंटिंग नहीं की जाती। क्या बात है, घर का झाड़ू बना रखा है, झाड़ू बिना काम भी नहीं होता है, और सबके साइड में रहता है, उस पर पैर भी झाड़ू से होता है, क्या पता नहीं क्या क्या होता है। बताइए। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर। तो देख लीजिए, आंसर तो दिख ही गया था। दो दो वर्गों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं क्या बोलता है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को दो वर्गों में बांटा गया है, सघोष और अघोष। अघोष और सघोष। ठीक है, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, वे सघोष हैं। वे सघोष, और जिनमें यह झंकृत नहीं होती हैं, वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। सघोष में नाद का प्रयोग होता है और अघोष में श्वास का प्रयोग होता है। वर्गीय व्यंजन का पहला तथा दूसरा वर्ण श, श, स तथा सभी स्वर अघोष होते हैं, जबकि वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा य, र, ल, व, ह सघोष घोष ध्वनि होते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। सघोष सघोष होते हैं दो टाइप के। नाद की दृष्टि से जिन वर्णों का उच्चारण स्वर में तंत्रियां झंकृत होती हैं, उसे सघोष कहते हैं। जिनमें ये झंकृत नहीं होती है, वो अघोष बोलते हैं। ठीक है, सघोष में नाद का प्रयोग होता है, अघोष में श्वास का उपयोग होता है। वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा श, श, श और सभी स्वर अघोष होते हैं, जबकि वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल तथा य, र, ल, ह सघोष और स्व घोष ध्वनि होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। 26 नंबर प्रश्न है हमारा। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांत
दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपर हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को कहा जाता है। जिह्वा की नोक, ठीक है, जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह का अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को कहा जाता है। बताइए 26 नंबर है वत्सर्य। हाँ रय, हाँ ठीक है, वत्सर्य, हाँ वत्सर्य है, वत्सर्य बोलते हैं, वत्सर्य, क्या बात है। डी आंसर सही है इसका। जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों के पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण स्थान को वत्सर्य कहते हैं। वत्सर्य व्यंजनों के अंतर्गत न स र ल आते हैं, ठीक है। न जब बोलेंगे तभी इस तरह से होगा, स जब बोलेंगे इसी तरह से होगा, र बोलेंगे तभी, उसे ल बोलेंगे तभी। दांत के ऊपरी हिस्से को टच करेगा जीभ, उसी को बोलते हैं वत्सर्य कहलाते हैं। वत्सर्य एक बार अच्छे से कर लेते हैं। वत्सर्य वत हो गया, वत्स, ये वह वत्स्य हो गया, वत्सर्य। सही पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहे हैं बड़े। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। 27वां नंबर प्रश्न है हमारा। यहाँ भी आंसर दिख ही गया है, अब क्या छुपाएं। 27 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? देवनागरी, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि और दंतोष्ट, ठीक है। ग्रीवा ध्वनि नहीं है, ग्रीवा ध्वनि नहीं है। प्रश्नगत विकल्पों में से ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। देवनागरी लिपि के अंतर्गत मूर्धा, कंठ, दंतोष्ट, कंठ तालव्य व दंत्य इत्यादि प्रकार की वर्ण ध्वनियाँ पाई जाती हैं, जिनके द्वारा वर्णों के उच्चारण में सहायता मिलती है, वेरी गुड। अब आइए 28 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, लीजिए आंसर भी दिख गया। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द, वर्ण, अर्थ या मात्रा? वैसे मैं पहले बार वर्ण ही मारने जा रहा था, लेकिन एक बार रुका और आंसर दिख गया तो मुझे लगा कि ये सही है। लघुत्तम इकाई भाषा की सार्थक है, ठीक है। सबसे छोटी सी इकाई रहेगा तो वर्ण ही होगा। तो ये है उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए इन्हें सार्थक या अर्थ बोधक की क्षमता से युक्त होना चाहिए। ध्वनि सार्थक ही हो ये ज़रूरी नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे हो गया अगर अ, क, प, त इत्यादि ये ध्वनियाँ हैं, लेकिन ये सार्थक नहीं है। किंतु कल, कब, चल आदि ये शब्द हैं, क्योंकि इनमें सार्थकता है, अर्थात अर्थ देने की क्षमता है। ऐसे शब्द भाषा की सार्थक इकाई हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 29वां प्रश्न है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो प्लतु, प्लतुल, क्या लिख बोल रहा हूँ, प्लूत, हाँ प्लूत, प्लुत, हाँ प्लुत, प्लुत, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, सुनो, ये अंग का होता है, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? बताइए। 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं, बताइए। वर्ण विक्षेद, ठीक है। किसी शब्द या वर्णों के समूह को अलग
करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो उस शब्द समूह से स्वर वर्णों और व्यंजन वर्णों को अलग किया जाता है। शब्दों में या वर्ण समूह में जिसमें मात्राएं होती हैं उन्हें वास्तविक रूप से, जैसे किताब, क धन ई ताब, ब धन अ धन ब धन अ, ये होता है। ठीक है। किताब देखिए, किताब को तोड़िए, कितना बार हो गया, क हो गया, ई त आ की मात्रा, ब अ, इसी को तो बोलते हैं वर्ण विच्छेद। देखिए कितनी बार किताब लिखने के लिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बार लिखा गया है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, 30 प्रश्न किया है, 30 प्रश्न किया है। आने वाली वीडियो में 30 के बाद आगे भी करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम इस वीडियो को रोकते हैं, क्योंकि कोई कोई बच्चे बोलते हैं कि सर ज़्यादा लंबा मत करा करो, वीडियो देखने में बोर लगता है, वैसे ही टाइम देख करके लोग बोलते हैं। अब कोशिश करेंगे 40 से के आसपास हम वीडियो को ख़त्म करें, थोड़ा सा और जल्दी जल्दी खींचेंगे, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को करने हैं, कई हज़ार क्वेश्चन करने हैं, तो हम उस पर ज़रूर उन्मुखता दिखाएंगे। तो जुड़े रहें हमसे, और हमें अपनी फीडबैक को ज़रूर लिखें, किस तरह से क्या हो रहा है, क्या क्या चाहिए इसमें, क्या क्या और ज़रूरत है आप सभी को। जैसे कमेंट करेंगे हमें, और हमें कॉल करके बताएंगे, तब पर भी ये जो दिए गए नंबर होंगे उस पर भी करेंगे, और साथ ही साथ हमारा जो वीडियो है उसको लाइक करेंगे। ठीक है, उस यूट्यूब के एल्गोरिदम में जब ऊपर आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। ठीक है, यकीन मानिए, हम जो यूपी ट्रिपल एस सी का जो भी एग्ज़ाम है, जो भले लंबे लंबे चौड़े चौड़े भाषणबाजी और लेक्चर्स देख देख करके लोग पागल हो जा रहे हैं देख करके, लेकिन अगर पेट का एग्ज़ाम देना है, या जूनियर असिस्टेंट देना है, या स्टेनो देना है, अगर ये आप करते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, ये बहुत ही ज़रूरतमंद ये साबित होने वाला है, प्रूव्ड होने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखें, जुड़े रहें हमसे, और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।